प्यारे मित्रों नमस्कार, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे अपने रिटेल बैंकिंग का। और ये दोस्तों पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसका डिस्क्रिप्शन जो कि आप मेरे रिटेल बैंकिंग के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें केस स्टडी भी इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स मैं तो आप लोगों को यूनिट वाइज वीडियोस प्रोवाइड कर ही चुका हूं 1 से लेकर लास्ट यूनिट तक। उसके अलावा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी चीज़ छूटे हुए हैं और आपको जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको मैं कवर कर रहा हूं। तो इसे अंतिम तक बने रहिएगा इस पार्टिकुलर वीडियो लेसन में। सभी क्वेश्चन को देखिए, मोस्ट प्रोबेबली यही सब क्वेश्चन आपसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशन में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एट विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द कस्टमर डेवलप अ टेंडेंसी और ऑफ इंडिफरेंस टू अ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज में कस्टमर जो है एक इंडिफरेंस टेंडेंसी अडॉप्ट कर लेता है प्रोडक्ट के प्रति। ऑप्शन ए है मैच्योरिटी स्टेज, ऑप्शन बी है डिक्लाइन स्टेज, ऑप्शन सी सैचुरेशन स्टेट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैचुरेशन स्टेट। सैचुरेशन स्टेट वो स्टेट होता है जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट से डन हो गए और वो समथिंग नया लुक कर रहे हैं। दोस्तों ही लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है डाटा वेयर हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ सीआरएम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डाटा वेयर हाउस। दोस्तों सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, इसका एक बैकबोन है दोस्तों। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, डाटा वेयर हाउस इसकी एक रीढ़ की हड्डी है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डाटा वेयर हाउस से रिलेटेड करेक्ट है? ऑप्शन ए इट इज रिलेशनल डाटाबेस, ऑप्शन 2 इट इज डिजाइन फॉर क्वेरी एंड एनालिसिस rather than for transactional processing, option C it usually contain historical data derived from transactional data, option 4 it enables an organization to consolidate data from some several source। अब देखिए ऑप्शन इस प्रकार 1 2 and 3 1 3 and 4 1 2 3 and 4 एंड 1 2 3 4। दोस्तों डाटा वेयर हाउस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। डाटा वेयर हाउस एक तरह का रिलेशनल डाटाबेस है जो कि डिजाइन किया गया है क्वेरी के लिए, एनालिसिस के लिए, rather than for transactional processing. It usually contains historical data derived from transactional data, but it can include data from other sources. It separates analysis workload from transactional workload and enables an organization to consolidate data from several sources. तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज ए प्री सेल्स एक्टिविटी, बी अ टूल फॉर लीड जनरेशन, सी एन ऑन गोइंग डेली एक्टिविटी, डी अ टास्क ऑफ डीएसए। दोस्तों सीआरएम को मैंने डिटेल में कवर किया था, इसके हर एक एस्पेक्ट को आप लोगों को समझाया था हमारे यूनिट में, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑनगोइंग डेली एक्टिविटी। ये एक तरह का ऑनगोइंग डेली एक्टिविटी होता है दोस्तों, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमारा। अब हम लोग एक केस स्टडी को देखते हैं जो कि बेस्ड है हमारा क्रेडिट कार्ड पे। क्वेश्चन में कहा गया है मिस्टर एक्स हैव क्रेडिट कार्ड ऑफ XYZ बैंक एंड क्रेडिट लिमिट इज 5 लाख, बिलिंग डेट इज 5th ऑफ एवरी मंथ एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड इज 20 डेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3% पर मंथ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मिस्टर एक्स हैं जिनको XYZ बैंक का क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है और उस क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 5 लाख रुपया। हर एक महीने के 5 तारीख को बिलिंग डेट है और मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो है, यानी कि वैसा टाइम जिसमें इंटरेस्ट नहीं देना होगा, वो 20 दिन का है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर महीना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पर महीना लिखा हुआ है, पर महीना है 3%। ठीक है, अब हमको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स परचेज ऑनलाइन ऑफ ₹3 लाख बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड ऑन डेटेड 4 मई 2019। आफ्टर 28 डेज ही पेड इंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट विथ इंटरेस्ट। हाउ मच इंटरेस्ट वाज पेड बाय मिस्टर एक्स। दोस्तों मिस्टर एक्स ने किसी सामान को परचेज किया जिसका वर्थ था 3 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 मई 2019 को। 28 दिन के बाद उसने सारे के सारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट को ब्याज सहित पे कर दिया। तो दोस्तों कितना इंटरेस्ट उसने पे किया, मिस्टर एक्स ने कितना इंटरेस्ट पे किया? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं समझाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई की होगी इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, मैं आप में समझाता हूं दोस्तों। क्या कीजिए आप देखिए, आपको बेसिकली क्या पूछा गया है, इंटरेस्ट निकालना पूछा गया है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T / 100, यही तो फॉर्मूला होता है। अब बताइए प्रिंसिपल आप कितना लीजिएगा? प्रिंसिपल लीजिएगा आप 3 लाख का। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पेमेंट किया गया है वो इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बाद किया गया है। देखिए 20 दिन तक तो था इंटरेस्ट फ्री पीरियड, और जो पेमेंट हुई है वो 28 दिन के बाद, 28 दिन को हुई है, यानी इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बाद हुई है। तो ध्यान रखिएगा एक बात का, जब आप पेमेंट जो है विद इन इंटरेस्ट फ्री पीरियड में करना भूल गए तो इंटरेस्ट जो है आपको बिलिंग डेट से लेना होता है, यानी जो डेट लेना होगा वो 28 दिन पूरा का पूरा लेना होगा। बहुत लोग यहाँ गलती करेंगे 8 दिन लेंगे, नहीं, ये गलती नहीं करना है। यदि मान लीजिए आप 21वां दिन भी पेमेंट करेंगे तो आपको टोटल 21 डेज को लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 28 दिन का हम लोग ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 365 से डिवाइड करके। तो 28 इंटू डिवाइडेड बाई 365। और दोस्तों यहाँ पे हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर मंथ दिया हुआ है, तो पर ईयर आपको निकालना है। तो
तो पर ईयर कैसे निकालिएगा बताइए। पर मंथ आपको 3% पर मंथ दिया हुआ है, तो दोस्तों पर ईयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से गुना करना पड़ेगा। तो 12 से गुना कीजिएगा तो 3 गुने 12 कितना होता है, 36 हो जाएगा। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 36% लीजिएगा। आप देख सकते हैं हमारी कैलकुलेशन में 3 लाख इंटू 36% इंटू 28/3665। ये सिंपल सा कैलकुलेशन इसे आप कीजिए और इनमें से चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा हमारा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी केस स्टडी का। मिस्टर एक्स परचेज प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑफ रुपीज 50 लाख by using credit card on dated 12 अप्रैल 2019. After 41 days, he paid entire outstanding amount with interest. तो दोस्तों उसने पूरे इंटरेस्ट के साथ 41 दिन के बाद पैसा चुका दिया, तो उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मिस्टर एक्स को। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। चलिए दोस्तों आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों तो फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन कब हो रहा है ये बताइए। ट्रांजैक्शन हो रहा है हमारा 12 अप्रैल 2019 को। गलती से मैंने यहाँ 2 अप्रैल लिखा है, ये 12 एक छूट गया है गलती से, तो मिस टाइपिंग हो गया, ये 12 है। तो 12 अप्रैल से, और बिलिंग डेट कब है, 5 मई का, हर एक महीना का। तो 12 अप्रैल से 5 मई तक कितना दिन हुआ, 23 दिन हुआ, ठीक है। और 20 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड है, यानी कि 43 दिन। और उसने कितने दिन में पेमेंट कर दिया, 41 दिन में पेमेंट कर दिया ना, तो उसने उसी के अंदर पेमेंट कर दिया, इसीलिए उसे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं फिर से समझाता हूँ। परचेज डेट है 12 अप्रैल, बिलिंग डेट है 5 मई, ठीक है, क्योंकि 23 दिन का डिफरेंस है और 20 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड है, तो 43 दिन टोटल हो गया। तो उसने इंटायर ड्यू जो है 41 डेज के अंदर पे कर दिया, इसलिए कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए पेमेंट जो है क्योंकि इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर है, इसीलिए कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनुअल परसेंटेज रेट इज एंड एनुअल इफेक्टिव रेट इज। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर देखिए, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मुला है 1 + R/M होल टू द पावर। कल मैंने फॉर्मुला देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए रिटेल बैंकिंग का क्विक रिवीजन सेशन लाया था, वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे वो मैंने डिस्कस किया था। होपफुली आपने उस वीडियो को देखा होगा दोस्तों। तो दोस्तों इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मुला 1 + R/M होल टू द पावर MT - 1, ठीक है दोस्तों। वैल्यू को पुट कीजिए, R की जगह 0.36 लीजिए, M की जगह 12 लीजिए, और T तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। T कितना है बताइए, T जो है हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है, 1 साल का है, 1 साल का लेना है आपको, ठीक है। एनुअल पूछा है, एनुअल यानी कि 1 साल, तो 12 गुने 1, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 0.4257। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, 42.58 करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब इसी क्वेश्चन का चौथा नंबर पार्ट है, मिस्टर एक्स परचेज प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑफ ₹4000 बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड ऑन डेट 4 मई। व्हाट आर द मिनिमम पेमेंट मिस्टर एक्स मस्ट हैव टू पे ऑन बिफोर ड्यू डेट टू अवॉइड पेनल्टी। दोस्तों क्या कहा गया है कि मिस्टर एक्स ने किसी प्रोडक्ट को जिसका दाम था 4000 रुपया, उसको ऑनलाइन परचेज किया क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 मई 2019 को। तो मिनिमम कितना पेमेंट एक्स को करना पड़ेगा ड्यू डेट से पहले, ताकि वो पेनल्टी को अवॉइड कर ले। ऑप्शन ए है 200 रुपया, ऑप्शन बी है 120 रुपया, ऑप्शन सी है 250 रुपया, ऑप्शन डी है नील। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका मैक्सिमम ऑफ 5% ऑन आउटस्टैंडिंग और ₹250। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये मैंने अपने उस याद कीजिए, कल मैंने आउटस्टैंडिंग बैलेंस का आपको ट्रिक बताया था मेरे उस प्रीवियस रिटेल बैंकिंग के क्विक सेशन में। तो दोस्तों इसको मैंने समझाया भी था किस केस में कितना लिया जाता है। तो याद रखिएगा, या तो 5% आउटस्टैंडिंग का लिया जाएगा, यानी तो 250 रुपया ले जाएगा। अब बताइए जो भी ज़्यादा है उसे लेंगे। तो आप बताइए कितना का ट्रांजेक्शन हुआ है दोस्तों, 4000 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग तो हमारा 4000 ही तो है, क्योंकि उसने अभी तक चुकाया तो नहीं है वो 4000। तो 4000 का 5% निकालिए, यानी कि 200 होगा। तो बताइए 200 बढ़ा है कि 250 बढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है 250 बढ़ा है, तो 250 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मान लीजिए अमाउंट जो ड्यू था वो 6000 होता, तो बताइए, तो 6000 हो तो एमएडी का कंसेप्ट है दोस्तों, मिनिमम अमाउंट ड्यू। मैंने समझाया अच्छे तरीके से, 3 केसों से होते हैं और इस पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाता है, इसलिए एमएडी को अच्छे से देख के जाइएगा। एमएडी होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो 6000 का, मान लीजिए 6000 होता, तो 6000 का आप 5% निकालिए, कितना होगा बताइए, 300 होगा। तो 300 बढ़ा है कि 250 बढ़ा है, तो 300 बढ़ा है, तो उस केस में 300 होता दोस्तों। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली केस स्टडी पे बेस्ड है। इसमें पूछा गया है कि एन इंडिविजुअल हैज रिसेंटली परचेज अ हाउस वर्थ ₹40 लाख फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन बाय अवेलिंग हाउसिंग लोन ऑफ ₹28 लाख एट द रेट 9.25%। यानी कि किसी इंडिविजुअल ने एक हाउस खरीदा है जिसका वर्थ था 40 लाख, वो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए खरीदा है, ठीक है, और हाउसिंग लोन कितना का लिया है, 28 लाख का लिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 9.25% पर एनम। और दोस्तों और क्या दे रखा है कि जो लोन का टेन्योर है वो आपको 18 ईयर्स का दे रखा है, और उसका 12 लाख का फाइनेंशियल एसेट है। अभी जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है 9% पर एनम पे, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो एनुअली 2 लाख रुपया बचा सकता है, ठीक है, और वो क्वार्टरली बेसिस पे इन्वेस्ट करेगा, बिगनिंग अ क्वार्टर फ्रॉम नाउ, ठीक है दोस्तों। अब वो उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा जिसका रिटर्न है 9%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 9% है उस इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न्स, 9 एक और 9% है उस फाइनेंशियल एसेट का जिसने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और उसने लोन जो लिया है वो है, उसका रेट है 9.25% पर एनम, ठीक है दोस्तों।
तो लोन का टेन्योर है 18 साल, ठीक है दोस्तों। और उसके पास 12 लाख का फाइनेंशियल एसेट है जो कि इसने 9% पे इन्वेस्ट किया हुआ है। और वो एक आपका एन्यूटी भी है यहाँ पे। एन्यूटी कितने लाख का है? 2 लाख का है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल बी द ईएमआई ऑन हाउसिंग लोन। तो उस हाउसिंग लोन पे उसे कितना ईएमआई देना होगा। तो दोस्तों ईएमआई का फॉर्मूला मैंने बहुत बार हर एक वीडियो में समझाता हूँ, मैं फिर से समझा रहा हूँ यहाँ ईएमआई का फॉर्मूला, इसे आप लोग याद कर लेंगे। आपके देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है पी इंटू आर इंटू 1 + r होल टू द पावर टी डिवाइडेड बाई 1 + r होल टू द पावर t-1। अब दोस्तों देखिए मैं समझाता हूँ। लोन का वैल्यू बताइए, प्रेजेंट वैल्यू, ये जो लोन का वैल्यू है आपका यानी कि 28 लाख का, ठीक है। तो वो आपका क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, अभी वैल्यू है इसका 28 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25 पर एनम दिया हुआ है। आप उसे पर मंथ में निकाल लीजिए। कैसे कीजिएगा? पर मंथ में 12 से भागा दे दीजिए तो आपको मिल जाएगा 0.0077। टेन्योर कितना है? 18 साल है, उसे आप मंथ में निकाल लीजिए क्योंकि ईएमआई में नाम ही है एक्यूरेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, नाम में ही मंथली लिखा हुआ है दोस्तों। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एन का वैल्यू क्या कीजिएगा? 18 से 12 से गुना कर दीजिए यानी 216, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या कीजिए, या तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगाइए, उसमें उससे भी निकाल सकते हैं, यानी तो डायरेक्टली ईएमआई में पुट कर दीजिए। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 26,659 रुपया पर महीना। उसको इतना रुपया देना पड़ेगा 18 साल तक, ठीक है दोस्तों, तब उसका ये लोन चुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटस्टैंडिंग इन हिज हाउसिंग लोन आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद उसके हाउसिंग लोन में कितना आउटस्टैंडिंग बचेगा। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग आफ्टर 5 ईयर कैसे निकालेंगे, तो बताइए अब कितना साल बचा। पहले तो 18 साल था, 5 साल बीत चुका है, तो अब बचा कितना? 13 साल बचा। और 13 साल में कितना महीना होता है बताइए? 156 महीना होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा वही है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स है, वो कितना है? 0.0077 पर मंथ, ठीक है। और दोस्तों और जो है मंथली वो कितना अमाउंट पे कर रहा है? 26,659, ये हमारा ईएमआई है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस प्रेस का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैसे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे बस आपको अंतर इतना ही सा है कि आपको टर्म पहले 18 साल लिए थे, लेकिन अब टर्म आप कितना लीजिएगा? आप 13 साल लीजिएगा, बस इतना सा अंतर है। फॉर्मूला तो प्रेजेंट वैल्यू का हम लोग को, मैंने जिन लोगों को प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला याद रखना है उसके लिए मैंने अच्छे तरीके से ट्रिक समझाया था प्रेजेंट वैल्यू का। आप मेरे एवीएम के क्विक रिवीजन सेशन में जाइए, मॉड्यूल बी का, वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है इसे। तो दोस्तों पी अपॉन आर इंटू 1 + r होल टू द पावर t-1 अपॉन 1 + r होल टू द पावर t, ये फॉर्मूला है। वैल्यू को पुट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 24,14,624, यानी कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो कितना रहेगा? 24,14,624 आफ्टर 5 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हिज फाइनेंशियल एसेट आफ्टर 5 ईयर। तो दोस्तों याद कीजिए, उसका एक फाइनेंशियल एसेट भी था। कितना का फाइनेंशियल एसेट था? याद कीजिए, फाइनेंशियल एसेट था 12 लाख का, ठीक है। और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9% पे इन्वेस्ट किया था उसने। तो उसका वैल्यू पूछा गया है कितना हो जाएगा 5 साल के बाद। तो दोस्तों फाइनेंशियल एसेट का वैल्यू है 12 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, टाइम दिया रखा है 5 साल, तो उसका फ्यूचर वैल्यू तो बताना है। तो क्या कीजिएगा, पी इंटू 1 + r होल टू द पावर एन। तो पी की जगह 12 लाख लिखिए, आर की जगह 0.09 लिखिए और एन की जगह 5 ईयर लिखिए। आपको आंसर मिल जाएगा 18,46,000 और 359, तो 349। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा सीआईआई से है। तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। तो जिन लोगों को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए दोस्तों कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमें दे रखा है 2001 से 2006 तक का। देखिए 406, 426, 437 ऐसे करके आपको डाटा दे रखा है। मिस्टर सुकुमार ने एक हाउस खरीदा था 2001-2002 में 3 लाख में, और उसको बेच दिया 2006-2007 में कितना लाख में? 7 लाख में, ठीक है। तो दोस्तों उसका कैपिटल गेन बताना। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों मैंने अच्छी तरीके से ट्रिक से समझाया था आप लोगों को कैपिटल गेन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे कैपिटल गेन के जो केस स्टडी का वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, रिटेल बैंकिंग के प्लेलिस्ट में, उसमें जाके देखिए। एक मैंने शॉर्ट ट्रिक समझाया था कि कैसे फॉर्मूले को लिखा जाता है दोस्तों। अभी मैं उसे नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि टाइम कम है, तो मैं समझाता हूँ। आप लोग एक बार उस फॉर्मूले को एक बार देखिए, फिर सॉल्व कीजिए एक बार, और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए। देखिए खरीदा था कब? 2001-2002 में। क्या किस रेट से? 3 लाख पे। बेचा कब? 2006-2007 में। किस रेट से? 7 लाख में। आपको क्या करना है कि दोनों का इंडेक्स लिख लेना है। तो 2001-2002 का इंडेक्स है 426 और 2006-2007 का इंडेक्स है 519। तो दोस्तों इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? तो 3 लाख इंटू 519 अपॉन 426, जो कि मिल जाएगा 3,65,492। और कैपिटल गेन का फॉर्मूला क्या होता है? सोल्ड माइनस सेलिंग प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सेलिंग प्राइस हमारा 7 लाख है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा 3,65,492 है, जो कि मिल जाएगा आपको 3,34,507।
ठीक है दोस्तों, यदि डिटेल में समझना है कि कैसे क्या करना है तो मेरे उस वीडियो को जाके देखिए, मैंने अच्छे तरीके से समझाया है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार का कॉस्ट दे रखा है 3 लाख। देखिए ये क्वेश्चन फिर डेप्रिसिएशन से आ गया, तो मिक्स टाइप का क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। तो कार का कॉस्ट है 3 लाख रुपया, डेप्रिसिएशन रेट है 10% और WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज़ करना है। 2 मेथड होते हैं, एक SLM मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है WDV मेथड। ठीक है, तो जिन लोगों को समझना है डेप्रिसिएशन को अच्छे तरीके से, तो मेरे JIB के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन को अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, कैसे किस तरह के फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है वो मैंने समझाया है। अभी फिलहाल आपसे पूछा गया है कि कार के बुक वैल्यू का वैल्यू बताइए 3 साल के बाद। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है इसका 2,17,18,700, यानी ऑप्शन नंबर डी। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले 3 लाख का आप 10% निकाल लीजिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन रेट है 10%, जो कि मिल जाएगा 30,000। पहले साल का डेप्रिसिएशन निकाल लिया, ठीक है, घटा दीजिए 30,000, यानी कितना हो जाएगा 2,70,000। फिर उसका 10% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 27,000। तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन मिल गया, फिर इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2,43,000। फिर 10% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 24,300। ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाए, तो थर्ड ईयर के डेप्रिसिएशन के बाद कार का वैल्यू है, घटाने के बाद बताइए 2,43,000 में से 24,300 घटाइए, कितना मिल जाएगा 2,18,700। तो वो वैल्यू है कार का 3 साल के बाद। तो दोस्तों टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया बताइए, वो हमारा कितना हो जाएगा 3 लाख। क्या क्या क्वेश्चन ने पूछा, क्या है वैल्यू पूछा गया है ना, तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 2,18,700। करेक्ट आंसर है दोस्तों। और यदि डेप्रिसिएशन पूछा जाता तो वो जाता 81,300 रुपया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इंडिविजुअल है जो कि 10 लाख का लोन लिया, और वो क्या कर रहा है कि एक एक प्लॉट ऑफ लैंड को परचेस करने के लिए, किस फाइनेंशियल ईयर में 2005 से 2006 में। और दोस्तों उसने 1,10,000 रुपया ब्याज के रूप में पे किया, और जो 57,000 रुपया है वो प्रिंसिपल के रूप में पे किया। किस फाइनेंशियल ईयर में, तो 2006 से 2007 के बीच में। उसने कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं किया, ठीक है, किसी और सेक्शन में, चाहे ATC हो, चाहे ATCCC हो या ATCCD हो। तो उसे कितना डिडक्शन क्लेम कर पाएगा प्रिंसिपल पे, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अभी मैं आगे समझा भी दूंगा आप लोगों को। तो ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन है 1.5 लाख रुपया क्लेम करेगा, दूसरा ऑप्शन 1,10,000 पे प्रिंसिपल पे क्लेम करेगा, तीसरा ऑप्शन है 57,000 रुपया क्लेम करेगा, और डी ऑप्शन है कोई क्लेम नहीं करेगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0। यानी कि देखिए जब कोई लैंड को परचेज किया जाता है तो उस पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलती है दोस्तों, इसीलिए उस पर कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स हैज़ टेकन लोन बेस्ड ऑन देयर इनकम 75:25। तो दोनों ने लोन लिया है अपने इनकम के बेसिस पे, एक ने 75%, एक ने 25%। उन्होंने 3 लाख और 4 लाख प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे किया। ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 लाख प्रिंसिपल पे और 4 लाख इंटरेस्ट पे। तो देखिए हमसे 4 क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए मिस्टर एक्स का रिबेट बताना है प्रिंसिपल के प्रति, फिर मिसेज एक्स का रिबेट बताना है प्रिंसिपल के लिए, फिर मिस्टर एक्स का रिबेट बताना है इंटरेस्ट के लिए, और मिसेज एक्स का रिबेट बताना है इंटरेस्ट के लिए। आंसर है आपके सामने ये। अब मैं समझाता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैक्स रिबेट का कंसेप्ट, उसे ध्यान रखिएगा, उसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको समझाने से पहले आप इस चार्ट को देखिए। देखिए इस चार्ट में लेफ्ट में हमारा डिडक्शन है, बीच में हमारा सेक्शन है, और राइट साइड में मैक्सिमम डिडक्शन है। तो दोस्तों यदि प्रिंसिपल का बात किया जाए तो प्रिंसिपल के लिए ATC सेक्शन 80C के लिए मैक्सिमम डिडक्शन है 1.5 लाख का। ठीक है, ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंटरेस्ट में सेक्शन 24B के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन है 2 लाख का, और यदि 80E के अंदर इंटरेस्ट में 50,000 का डिडक्शन है, और स्टाम्प ड्यूटी में 80C के अंदर 1.5 लाख का डिडक्शन है। इसे आप लोग याद रट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस पार्टिकुलर चार्ट में। अब मैं समझाता हूँ कैसे इसे यूज किया जाए। देखिए दोस्तों 80C में मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन कितना है बताइए, अभी हम लोगों ने देखा है 1.5 लाख का है, ठीक है, प्रिंसिपल पे, और ये है हर एक जॉइंट ऑनर के लिए, फॉर ईच जॉइंट ऑनर, ठीक है। और जो हमारा इंटरेस्ट है वो सेक्शन 24 बताता है वो कितना उसमें डिडक्शन है, मैक्सिमम 2 लाख का है। अब बताइए पहला केस में मिस्टर एक्स ने कितना पेमेंट किया बताइए। तो पहले केस में मिस्टर एक्स ने पेमेंट किया, देखिए समझिए बात को, 3 लाख तो प्रिंसिपल है, तो 3 लाख का 75% मिस्टर एक्स ने पेमेंट किया, कितना होगा 3 लाख का 75%, 2,25,000, ठीक है। तो वो मैक्सिमम कितना रिबेट क्लेम कर सकते हैं, 1.5 लाख का रिबेट क्लेम कर सकते हैं ना, ATC तो यही कहता है, ठीक है, प्रिंसिपल की तरफ। तो इसीलिए पहला का आंसर 1.5 लाख है। अब जरा मिसेस एक्स पे आ जाइए, तो मिसेस एक्स ने बताइए मिसेस एक्स ने कितना पेमेंट किया, 75,000 ही तो पेमेंट किया, क्यों, क्योंकि 25% जो हमारा 3 लाख का होगा वो 75,000 होगा। और अभी हम लोगों ने देखा है कि इंटरेस्ट पे 2 लाख मैक्सिमम को
सॉरी प्रिंसिपल पे 1.5 लाख मैक्सिमम क्लेम किया जा सकता है डिडक्शन, तो वो पूरा का पूरा क्लेम कर लेगी 75,000 प्रिंसिपल पे डिडक्शन। समझ में आ गया होगा। अब जरा इंटरेस्ट पे आ जाइए। तो दोस्तों इंटरेस्ट कितना है, 4 लाख है, ठीक है, तो 4 लाख का 75% निकालिए, कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 4 लाख का 75% हो जाएगा 3 लाख। तो मिस्टर एक्स ने 3 लाख पेमेंट किया और इंटरेस्ट पे मैक्सिमम डिडक्शन मिलता कितना है, 2 लाख का मिलता है, ठीक है, तो वो जो है रिवेट क्लेम करेंगे 2 लाख रुपया का इंटरेस्ट के लिए। और दोस्तों मिसेस एक्स का जहाँ तक बात है तो उसने 25% ही 4 लाख का पेमेंट किया, यानी 1 लाख पेमेंट किया, और मैक्सिमम जो रिवेट मिलता है वो 2 लाख का मिलता है, तो दोस्तों इसीलिए उसने 1 लाख का रिवेट पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस चार्ट को भी याद रखिएगा और ये पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों हम लोग अपने इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ चार्ज। ऑप्शन ए, when a mortgager creates more than one equitable mortgage over the same property in favor of two financial institution, the institution whose favor the mortgage is created first has priority of charge. B, when a mortgager had created separate registered mortgage over the same property in favor of two or more financing institution, the priority of charge will be determined with reference to the date of execution of deeds. C, when a mortgager gives the same property in equitable mortgage to one financial institution and in registered mortgage to another financial institution, the priority will be determined with reference to the date of deposit of title. और D, none of the above। दोस्तों सभी के सभी करेक्ट है। अब देखिए बुक में ये चीज़ लिखा हुआ है, बुक में प्रायोरिटी ऑफ चार्ज टॉपिक में चले जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसका भी क्वेश्चन ले लिया। तो इसका कंसेप्ट एक बार देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा 20 क्वेश्चन का सेट यहाँ कंप्लीट होता है। इसी तरह यदि आप लोग चाहते हैं कि और भी सेट मैं लेकर आऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और भी सेट लेकर आऊँगा। दोस्तों यदि लेसन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से शेयर कीजिए। और यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।